नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी विद पिंटू सर में। दोस्तों हम आपको बता दें, यूपी टेट का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है, जिसमें मात्र 10 दिन ही बाकी हैं। 10 दिनों की पढ़ाई आप लगातार कर रहे होंगे, मुझे विश्वास है। लेकिन आपकी उस पढ़ाई को कम करने के लिए सीडीपी के हम ऐसे 15 क्वेश्चन लाए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन क्वेश्चन से आपको फायदा मिलेगा कि आपके एग्जामिनेशन में अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब आप आसानी से कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, समय को ना वेस्ट करते हुए सीधे प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सीडीपी के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है, एक कक्षा 2 से विद्यालय छोड़े हुए बच्चों की आयु 13 वर्ष है, उसे आरटीई 2009 के अनुसार किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? कक्षा 3 में, कक्षा 4 में, कक्षा 7 में या कक्षा 6 में? तो इसका राइट आंसर होगा कक्षा 7। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि उसे 13 वर्ष हो चुका है तो वो 13 वर्ष के हिसाब से कक्षा 7 में ही होना चाहिए, इसलिए आपका सी ऑप्शन ही बेस्ट ऑप्शन होगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, निम्न में से अध्यापक अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? पहले ऑप्शन में कहा गया है विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, सेकंड में कहा गया संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, थर्ड में कहा गया अनुकरण या फिर नकल को दोहराना और चौथे में कहा गया है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। तो इसका राइट आंसर होगा संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। अच्छे अध्यापक की यही पहचान होती है कि वो संकल्पनाओं के बीच संबंध खोज लेता है, जिससे उसका अधिगम और प्रभावशाली हो पाता है और बच्चे उससे अधिक से अधिक सीख पाते हैं। इसलिए आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा। आइए दोस्तों, हम लोग देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अधिगम के पक्ष पर सफलता, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड या फिर अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो अगर एक प्रगतिशील कक्षा है उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं को आप देखेंगे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है, तर्क करने की ऐसी विधि जो पूर्ण धारणा से आरंभ होती है क्या कहलाती है? निगमनात्मक तर्क, आज्ञानात्मक तर्क, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हम आपको बता दें, तर्क करने की ऐसी विधि जो पूर्ण धारणा से आरंभ होती है उसे हम कहते हैं निगमनात्मक तर्क, इसलिए आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा। दोस्तों, ये सीडीपी के ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कई बार यूपीटेट की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और इसके साथ साथ ये सीटेट में भी आए हुए क्वेश्चन है। आइए दोस्तों, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है, सूक्ष्म शिक्षण जिसे आप माइक्रो टीचिंग भी कहते हैं का अंतिम सोपान कौन सा होता है? पुनः प्रतिपुष्ट, पुनः योजना, पुनः शिक्षण या फिर प्रतिपुष्टि? तो इसका राइट आंसर होगा पुनः प्रतिपुष्टि, क्योंकि ये जो माइक्रो टीचिंग होती है उसका लास्ट सोपान यही होता है कि आप पुनः प्रतिपुष्टि कर लें, उसके बाद आप अपनी टीचिंग को खत्म करें। इसलिए आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों, इसी क्रम में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है, समस्या का एकमात्र समाधान किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से, अभिसारी चिंतन से, स्मृति आधारित चिंतन से या फिर अनुकूलन चिंतन से? तो हम आपको बता दें, जो समस्या का एकमात्र समाधान होता है वो संबंधित होता है अभिसारी चिंतन से, इसलिए आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा। आइए दोस्तों, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें नीचे लिखा हुआ है, जीवन का संचयी काल किस अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, किशोरावस्था को या फिर बाल्यावस्था को? तो इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन शैशवावस्था। इसी क्रम में आता है क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, अनुकूलन की 2 बुनियादी पूरक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? बुद्धि और प्रेरणा, आत्मसातीकरण और समायोजन, आनुवांशिकता और प्रयोग, सोच व धारणा? तो इसका राइट आंसर होगा आत्मसातीकरण और समायोजन, क्योंकि अनुकूलन की 2 बुनियादी पूरक क्रियाएं यही होती हैं, अर्थात आपका बी ऑप्शन ही बेस्ट ऑप्शन होगा। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया है, छात्रों के शिक्षण में नैतिक शिक्षा महत्वपूर्ण है क्यों? जो छात्रों को हम सिखाते हैं उनके शिक्षण में ये नैतिक शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण होती है? क्योंकि यह क्या करती है? यह छात्रों को प्रेरित करती है, यह एक बच्चे को सज्जन बनाती है, यह चरित्र के लिए आवश्यक है या फिर उपरोक्त सभी? तो नैतिक शिक्षा के ये तीनों उद्देश्य होते हैं, अर्थात आपका डी ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? इन 3 ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौशल के लिए सबसे उपयोगी क्या है? कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, रेखीय अभिक्रम, शाखीय अभिक्रम? तो हम आपको बता दें, कौशल के लिए रेखीय अभिक्रम बहुत ही उपयोगी है, इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? इसमें लिखा हुआ है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा,
गति और प्रगति की सीमा का ग्राफ प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा था? स्किनर जी ने, रॉस जी ने, बिग्गी जी ने या फिर एबिंगहॉस जी ने? तो ये एक डेफिनेशन है, एक कथन है जो एक मनोवैज्ञानिक ने कहा था, इसलिए हम आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा एबिंगहॉस, अर्थात आपका डी ऑप्शन ही बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, सहचरात्मक स्थानांतरण का नियम। तो आपने पढ़ा होगा थॉर्नडाइक जी ने 3 ही नियम दिए थे, अधिगम, प्रभाव, तत्परता, अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि ये थॉर्नडाइक जी का नियम नहीं है। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया है स्किनर बॉक्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रसूत अनुबंधन के लिए, शाब्दिक अधिगम के लिए, चालक अधिगम के लिए या फिर आकस्मिक अधिगम के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा प्रसूत अनुबंधन के लिए, अर्थात क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन ही बेस्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? इसमें कहा गया है बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है क्या? 8 उप परीक्षण, 5 उप परीक्षण, 4 उप परीक्षण या फिर 7 उप परीक्षण? तो भाटिया जी की जो बैटरी परीक्षण थी उसमें बुद्धिमापन का उपयोग किया गया था, उसके बारे में बताया गया था, और इसमें उपयोग किए गए थे 5 उप परीक्षण, अर्थात आपका बी ऑप्शन ही बेस्ट ऑप्शन है। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? कुक जी ने, डाल्टन जी ने, फ्रॉबेल जी ने या फिर मॉन्टसरी जी ने? तो किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किया था एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर फ्रॉबेल जी, अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों ये थे टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड 15 क्वेश्चन जो आगामी यूपीएड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसलिए अगर आप 23 जनवरी को यूपीएड की परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, और हाँ दोस्तों इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए ताकि आगामी यूपीएड आपका आसानी से निकल सके और आप उस परीक्षा में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आ रहे हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी दिक्कत को भी बता सकते हैं। और हाँ दोस्तों ऐसे ही मॉडल पेपर लगातार पाने के लिए आप लोग हमारी बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप उसे देखकर कुछ ना कुछ सीख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।